हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। और एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे क्लास 12 के लिए हो, 11th के लिए हो या आईएएस पीसीएस के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे फसलों की भरमार। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, ठीक है, इससे पहले का हमने कर लिया था। और इसमें हम पढ़ेंगे फसलों की भरमार। और ये हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है 8वां और हमारा लेक्चर होगा ये 30 लेक्चर, ठीक है। अब तक 29 लेक्चर में डाल चुकी हूँ और जरूर प्लेलिस्ट में जाके उनको देखे, बहुत फायदा मिलेगा आपको। और ये हमारा टॉपिक क्या था? किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य था। तो किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ा था और उसी में हम आगे चलते हैं। आज फसलों की भरमार, ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। और यहाँ से शुरू करते हैं हम। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, ठीक है। एक खरीफ की फसल होती थी जैसा कि आप जानते हैं, और दूसरी रबी की फसल जो बसंत में होती है। जैसे अभी खरीफ की फसल चल रही है इस समय, और अब उसके बाद बसंत बसंत की फसल चलेगी, जैसे गेहूं, चना, ये उसमें आता है। सरसों, मटर, चना, गेहूं, ये किस में आते हैं? ये रबी की फसल में आते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि ये सब रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। रबी की फसल में देखिए आती है एक तो गेहूं पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा है चना, इसमें सरसों, मटर इसके साथ भी बोई जाती है, मटर, ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ में क्या क्या आता है? खरीफ की फसल है, इसमें ज्वार, मक्का, ये सब आते हैं खरीफ की फसल में, और धान, ठीक है, ये खरीफ की फसलें हैं। चलिए, तो दो फसलें रबी और इनकी, यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम दो फसलें होती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां दो तो साल में तीन फसलें भी उगाई जाती थी, ठीक है। जहां अगर बारिश वगैरह का इंतजाम है, जहां बारिश वगैरह या सिंचाई के साधन है, सिंचाई के साधन की व्यवस्था बहुत ही कम थी और आज भी इतनी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश पे खेती ज्यादा निर्भर रहती है, ठीक है। सिंचाई के साधन कम उपलब्ध हैं आज भी, और इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आईने हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की, यानी 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी आगरा में। और दिल्ली प्रांत में कितनी उगाई जाती थी? 43। और बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में थी जो पैदा होती थी। कितनी किस्में थी? 50 किस्में। दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों से हमें अक्सर जिनसे कामिल, सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। क्या लफ्ज था? देखिए, जिन्स ए कालिम। ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादातर क्या मिलता था? टैक्स मिलता था, कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसल बेहतरीन जिनसे कामिल थी, ठीक है। सर्वोत्तम फसलें थी कपास से कॉटन जो है, और ये गन्ना, ये जो है बेहतरीन फसलें मानी जाती थी। नगदी फसलें में आती हैं ये। और मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था, ठीक है। यानी वहां पे वो ज्यादा होता होगा गन्ना, तो चीनी के लिए मशहूर था। और तिलहन, तिलहन जैसे सरसों वगैरह है इस तरीके के जिससे तेल निकाला जाता है, उसे तिलहन फसलें कहा जाता है। और दलहन जैसे दालें हैं कई प्रकार की, ये भी नकदी फसलों में आती थी। तो कौन कौन सी नकदी फसलें हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस पीसीएस में, क्योंकि आजकल के बच्चे ये सब चीजें नहीं जानते हैं। तो इसमें दलहन में दलहन और ये जो तिलहन, इस तरीके की फसलें होती थी, और इनमें ये नगदी फसलें में आती हैं, ठीक है। और गन्ना और कपास भी नगदी फसलों में आता है। और एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। कृषि की समृद्धि और आबादी करने की कर की बढ़ोतरी।
कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों को एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी और आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% की बढ़ोतरी इसमें हुई। आगे चलते हैं। किसान, जमींदार और राज्य, हमारा ये चैप्टर चल रहा है। तो 17वीं शताब्दी सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें उपमहाद्वीप में पहुंची, क्योंकि बहुत सारी फसलें तो बाद में आई हैं जब बाहर से आए विदेशी। तो यहाँ पे और चीजें जैसे मसलन मक्का, मक्का कहाँ से आया था? ये आया था अमेरिका से। ठीक है। भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 17वीं सदी इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी और बहुत अच्छी तरीके से उगाया जाता है हमारे यहाँ मक्का। जबकि ये कहाँ से है? ये पूछा जाता है, ये अमेरिका की फसल है। ठीक है, अमेरिका से आया था। और उसके बाद पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई। यानी हमारे यहाँ टमाटर भी नहीं होता था, आलू भी नहीं होता था, मिर्च भी नहीं होता था शायद। तो इसी तरह अनानास और पपीता, ठीक है, जैसे फल भी वहीं से आए हैं, ये बाहर से आए हैं। ठीक है। और आलू और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आलू टमाटर खाई जाने वाली चीज है मिर्च, वो भी देखिए बाहर से आई है। और मक्का तो खैर है ही है। ग्रामीण समुदाय और पपीता और अनानास भी बाहर से आए हैं। ग्रामीण समुदाय, ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि किसी उत्पादन के किसानों की पुरजोर खरीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल साम्राज्य के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नजर डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे और साथ ही उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। पहले हम देख चुके हैं, पहले हमने देखा किसान की अपनी जमीन व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, पहले हमने पढ़ा था। उसके बाद साथ ही उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, मायनों में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे वे। और उनके क्या थे? इस समुदाय के सोसाइटी के क्या थे? 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का जो मुखिया, मुकद्दम या मंडल होता था। ठीक है, और ये होता था। और आगे चलते हैं फिर हम। जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वाले में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की तो जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे हुए थे। क्या समझे जाने वाले कामों में? नीच समझे वाले कामों में लगे हुए थे या फिर खेती में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, खेती लायक जमीन की जो खेती जिन पे होती थी उन जमीनों की ऐसी कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए क्या हुआ? वो विवश थे, वो मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास उपलब्ध है उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा जो हिस्सा होता था ऐसे ही समूहों का था जो कि नीच समझे जाते थे, गरीब थे। इनके पास संसाधन सबसे कम और इस जाति व्यवस्था की पाबंदियों में बंधे थे। इनके पास संसाधन भी नहीं होता था, बहुत कम होता था उन्हें, क्योंकि काम उतना नहीं मिलता था और सबसे कम थे संसाधन। और उसके बाद जाति व्यवस्था की पाबंदियां भी इन पे लगी हुई थी, यानी कुछ काम इन्हें दिए जाते थे नीच समझे जाने के कारण। और इनकी हालत कमोवेश ऐसी थी वैसी थी आधुनिक भारत में जैसे दलितों की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आधुनिक भारत में जैसी स्थिति दलितों की है वही इनकी स्थिति उस समय थी। और थोड़ा सा हम पीछे चल के ये भी देख लेते हैं, चित्र भी देखते चलते हैं। चित्र में महिलाएं और पुरुष क्या क्या करते दिखाए गए हैं। गांव की वास्तुकला का भी वर्णन करना। एक क्वेश्चन पूछा गया है 12th क्लास के लिए। और ये देखिए, ये अपने अपने सब कामों में लगे हैं, कोई मसाला कूट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। और दूसरे संप्रदायों में भी क्या हुआ? ऐसे भेदभाव फैलने लगे। मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव के हदों के बाहर ही रह सकते थे, यानी गांव के बाहर रहते थे। वो क्या ना था वो समुदाय में? हलाल खुरान। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं, शाब्दिक अर्थ नाविक जो होते थे, नाव चलाते थे, मल्लाह होते थे जो नदियों में नाव वगैरह चलाते थे, मल्लाह जाति होती है। और नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती है, जो उनके पुत्र होते थे उनकी तुलना दासों से की जाती है। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रास्ता था।
ऐसा बीज के समूह में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है। कहाँ लिखी गई थी? मारवाड़ में। और इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले क्या थी? नीची थी। जाट भी किसान थे, जो जाट जाति है वो भी किसान थे, लेकिन उनकी व्यवस्था थी, राजपूत जो थे उनके मुकाबले उनको नीचा समझा जाता था। 17वीं सदी के राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो है, मथुरा के इलाके में गौरव समुदाय ने किया, और बावजूद इसके वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुर्जर, माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी धीरे धीरे। पूर्वी इलाकों में पशुपालक मछुआरी जातियां जो है नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे होते हैं और मछलियों को मारते हैं और उसके बाद उनको बेचते हैं, उनका व्यवसाय होता है। जैसे सदगोप और कैवर्त भी किसानों की सामाजिक स्थिति धीरे धीरे वो लोग पाने लगे। पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जामवाड़ा होता था, यानी बुजुर्ग बहुत सारे इकट्ठे होते थे। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी, और यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है। छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरी के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। ठीक है, पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता था, जो पंचायत कह देती थी वो सबको गांव में मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार कौन होता था? एक मुखिया होता था। एक आदमी को मुखिया बना दिया जाता था कि आप जो कहेंगे उसको लोग मानेंगे, उनके उस पर चला जाता। न्याय व्यवस्था का वही आधार था। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आत्म सहमति, यानी सब लोग किसी को मुखिया बनाते थे, और इस चुनाव के बाद उन्हें मजदूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रह सकते जब गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा होता था। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग होने पर उसे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे के हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। इसमें पंचायत का जो पटवारी होता था उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था, और इस खजाने से उन कर अधिकारियों जो टैक्स लेते थे, अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था इसी से। ठीक है, और ये है भ्रष्ट मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर यह आरोप था कि पटवारी जो होते थे उनके साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे, और यह भी कि वे अपनी जमीन का कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। ठीक है, भ्रष्टाचार शुरू से ही व्याप्त है। किसान, जमींदार और राज्य। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। जो कर टैक्स लिया जाता था उसको करके जाता था, जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना या नहर खोदना, खुद नहीं कर सकते थे इस तरीके के कार्य। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर ही रहें, यानी अलग अलग समुदाय के लोग हैं लेकिन अपनी जाति की हदों को पार ना करें, उसके अंदर ही रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी। यानी गांव का जो मुखिया बनाया जाता था जिसे, वह उनकी उस पर जिम्मेदारी होती थी। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र है जिसमें गांव के बुजुर्ग कर अधिकारियों से मिल रहे हैं, ये देखिए। और पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने, यानी किसी पे जुर्माना लगा सकते हैं किसी कार्य के लिए, और उनको बाहर निकालने के लिए गंभीर दंड देने के भी अधिकार उनको थे, यानी कि उसे गांव से बाहर कर दिया जाता था, समुदाय से बाहर कर दिया जाता था। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था। अगर किसी प्रकार का उन्हें लगता है कि, तो समुदाय से बाहर कर देते थे। एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंड व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए ऐसा करना, गांव से छोड़ना पड़ता था।
इस दौरान वो अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना से रोकना था, यानी अवहेलना न करे इसलिए इन सब चीजों से रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी और यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और यह भी गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी। कर्मकांडी वर्चस्व किस क्रम में होगा, फौजदारी न्याय जो है को छोड़ दे तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिनमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। बेगार यानी काम तो कराते थे पर उनको क्या करते थे, उनको पैसे नहीं देते थे, बेगारी करवाते थे, बंधुआ मजदूर बना के रखते थे। ठीक है, वो बेगारी करना। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां दी जाती थी जिसमें किसी जाति या संप्रदाय के लोग संभ्रांत जो समूह था उनकी मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे, जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से क्या अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग, यानी टैक्स की बहुत अधिक डिमांड, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे या दूसरी ऐसी विपदाओं के दौरान। या सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी तो फसल नहीं उग पाती थी, तो उन सब विपत्तियों के दौरान और उनकी नजरों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम मजदूरी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। कपड़ा उत्पादन को दर्शाती 17वीं शताब्दी के एक चित्रकारी है ये। ठीक है, चित्र में दर्शाई गई है, एक बार देख लीजिए आप। ये फिर उसके बाद है किसानों और राज्य के अधिकारियों का स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जब अधिक कर की मांग की जाती थी तो पंचायत क्या करती थी, समझौता करवाने की कोशिश करती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन पर अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इसी वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतीहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। ठीक है, क्योंकि वो मेहनती थे, अगर गांव छोड़ के चले जाएंगे तो खेती कौन करेगा। ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक रोचक पहलू था। और अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में दिए गए गांव के सर्वेक्षण जो हुआ, मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं, जो मराठा थे गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में थे, जहां कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। ठीक है, कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे, यानी दस्तकारी भी करते थे और खेतीहर काम भी करते। खेतीहर और उनके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई की जाती थी, मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता था, खेती के जो औजार होते थे उनको बनाना, उनकी मरम्मत करना, ये सब काम। उन महीनों में जब उनके पास खेती के कामों से फुर्सत होती थी, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच कटाई है, कटाई होगी कटाई के बीच, उसमें एक खेतीहर दस्तकारी इस तरीके के काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाओं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे, यानी किसी भी प्रकार से उनको उनकी अदायगी करते। आमतौर पर उन्हें फसल का एक हिस्सा भी दे दिया जाता था, क्योंकि पहले अनाज वगैरह देने का ज्यादा चलन था। और फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, अदायगी की सूरत क्या होगी शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास से या वतन बन गई, जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी, और दस्तकार हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके
अदायगी किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे और ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता था, विनिमय होता था। जो वस्तु होती थी उनका क्या होता था, आपस में विनिमय किया जाता था, एक दूसरे को दिया जाता था और उसके बदले दूसरी वस्तु उसको दी जाती थी। और 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता, खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को क्या कहते थे, जजमानी व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे, जजमानी। ठीक है, जजमानी। हालांकि यह शब्द 16वीं 17वीं शताब्दी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मजेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नहीं था, तो मतलब ऐसा नहीं कि फसल अनाज वगैरह या फसल या जमीन का टुकड़ा इस तरह की चीजों के अलावा नगद भी जो उस समय लेन देन के प्रचलन में था, मुद्रा जो थी उसका प्रचलन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं था, यानी था वो भी। ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर इतनी गरीबी थी तो इस तरीके से अपना जो है चुकाने की कोशिश करते थे। और अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक छोटा गणराज्य, यहाँ से शुरू करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।